हे एवरीवन, दिस इज अभिनव और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कुछ बेसिक्स के बारे में कि ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है पावर का। जैसा कि हमने इसके पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, कि पावर जनरेशन हम पावर जनरेशन कैसे करते हैं, है ना, कि उसके क्या डिफरेंट तरीके हैं। उसको एक बार रिवाइज करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है, और कैसे पावर को जनरेट किया जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि जो भी ट्रांसमिशन या पावर जनरेशन का जो सिंगल लाइन डायग्राम है वो कैसा होता है, नीड ऑफ हाई वोल्टेज की ज़रूरत ट्रांसमिशन में क्यों है, और बहुत सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले देखते हैं कि पावर जनरेशन क्या क्या है हमारे पास। न्यूक्लियर पावर है, फॉसिल फ्यूल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, विंड पावर है ना। तो न्यूक्लियर पावर की बात करें तो न्यूक्लियर पावर में क्या होता है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है यूरेनियम फ्यूल के द्वारा, जो कि एक कंटेनमेंट बिल्डिंग में किसके अंदर रखा होता है, रिएक्टर वेसल के अंदर रखा होता है ना। और उसमें कुछ कंट्रोल रॉड्स होती हैं। यूरेनियम फ्यूल रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, स्टीम जनरेट करता है वाटर के थ्रू, और वो स्टीम जाती है कहाँ पे, टरबाइन में, और टरबाइन मूव करना स्टार्ट करती है। टरबाइन के साथ कनेक्टेड होता है मेरा जनरेटर। जैसे जैसे टरबाइन मूव करती है वैसे मेरा जनरेटर भी मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना। तो वैसा ही कुछ है मेरा क्या, कोल या थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है भाई, कोल यूज करते हैं। कोल को क्या करते हैं, कोल हैंडलिंग प्लांट से ला करके उसको पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। वो पाउडर जाता है कहाँ पे, कोल का बॉयलर और फर्नेस के अंदर। फर्नेस क्या करता है, उसको बर्न करता है। बर्न करके जो उसकी हीट होती है उस हीट से हम क्या बनाते हैं, वाटर से स्टीम बनाते हैं। स्टीम जाती है स्टीम टरबाइन में, टरबाइन मूव करती है, और मूव करने के बाद मेरा जनरेटर भी मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट अगर डिस्कशन करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बारे में, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे क्या होता है, रिजर्वायर होता है जिसमें वाटर को स्टोर करके रखा जाता है, और टाइम आने पे उस वाटर को क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं। फ्लो कराने से क्या होता है, जो मेरी टरबाइन है वो टरबाइन मूव करती है। मूव करने से मेरा जनरेटर मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं विंड पावर स्टेशन के बारे में। तो विंड पावर स्टेशन में क्या है, विंड एक क्या होता है भाई, रोटर ब्लेड्स होती हैं। रोटर ब्लेड्स किसके चलते मूव करती हैं, जो कि विंड आ रही है, विंड के चलते रोटर ब्लेड मूव करती हैं। अब उस रोटर ब्लेड के साथ कनेक्टेड होता है मेरा क्या, गियर बॉक्स, है ना। गियर बॉक्स क्यों लगाते हैं, और स्पीड को बढ़ाने के लिए। स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ने के चलते मेरे जनरेटर की स्पीड बढ़ती है, और उस स्पीड से क्या पैदा होता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं सोलर पावर के बारे में, है ना। तो सोलर पावर में क्या होता है भाई, सन की रेज आती हैं जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के चलते वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और फ्लो होने के चलते क्या, करंट डेवलप होती है। उसके बाद हम यूज करते हैं कुछ चार्ज कंट्रोलर, और उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए क्या, बैटरी सिस्टम, जो कि डीसी बनाती है। अब क्योंकि हम घर में यूज करते हैं एसी पावर, तो हमको एक इन्वर्टर चाहिए उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो इतनी सारी चीजें हैं जो कि मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया है ना। अब आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमारा ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है पावर का, एक जगह से दूसरी जगह पावर को कैसे पहुंचाया जाता है। क्योंकि फाइनली जो भी हमने जनरेट किया उसको हमको क्या करना है, यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, अब देखिए हमने जो जनरेट किया वो 11 kV पे जनरेट किया, है ना। कितने kV पे, 11,000 वोल्ट पे, है ना। हमारे घरों में पहुंचता है कितना, 230 वोल्ट। हमारे जो इक्विपमेंट्स बने हुए हैं वो कितने पे काम करते हैं, 230 वोल्ट पे। तो क्या हम 11,000 वोल्ट पे अगर हम चाहें तो जो जनरेटिंग पावर स्टेशन है वहीं से पावर डायरेक्ट ले लें, 11,000 वोल्ट पे चला लें। लेकिन अगर 11,000 वोल्ट पे अगर हम 11,000 वोल्ट के इक्विपमेंट्स बनाएंगे तो बहुत कॉस्टली होंगे, है ना। और कॉस्टली होंगे तो ऑब्वियस से पैसे ज्यादा लगेंगे। तो इसलिए इसको थोड़ा स्टेप डाउन किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है, ठीक। तो यही जो प्रोसेस है कि एक जगह से पावर को दूसरी जगह पे भेजना। अब मान लीजिए पावर आपका कहीं बिहार में बना, अब उस पावर को भेजना है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, कहीं भेजना है आपको झारखंड में, कभी भेजना है उसको यूपी में, कभी पंजाब में। तो इसकी डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है ना। ऑब्वियस सी बात है, पावर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, ठीक। तो अब उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं,
कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैसे पावर को जब वहां पावर पहुंच जाता है तो उसके बाद उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारी चीजें आपको इस सिलेबस में पढ़नी है ना। कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना है, कौन कौन से वायर यूज होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। जो हम जो हम पोल खड़ा करते हैं, लाइक लाइटिस टावर खड़ा करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, वो कैसे बनता है ना। उसकी डिजाइनिंग कैसी है, कैसे कैसे सब स्टेशंस होते हैं हमारे पास, ठीक। और क्या क्या पैरामीटर्स हैं हमारे इलेक्ट्रिकल पावर में, वो सारी चीजें हमको इस चैप्टर में क्या करनी है, डिस्कशन करनी है। उसके बाद जो ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस है वो कैसा होता है ना। कि ट्रांसमिशन लाइन जैसे कि कभी भी किसी चीज का परफॉर्मेंस अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उसकी लॉसेस, एफिशिएंसी और रेगुलेशन, ठीक है, इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना है। उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन क्या होता है ना, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में जो कि हम आगे चल के डिस्कशन करने वाले हैं, लाइक कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या है। अंडरग्राउंड केबल के बारे में आपने सुना होगा, अंडरग्राउंड केबल्स क्या होते हैं, सब स्टेशन क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हम इस पूरे सिलेबस में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले जो इसका मैप है, लाइक मैप की क्या क्या चीजें हैं, हम कभी भी कोई भी चीज डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, है ना, कि सिलेबस क्या है उसका, ठीक है। तो उसी तरह ये एक तरह का मैप है, ठीक। ये पूरा मैप आपको कवर करना है। आपने अभी पावर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक चीज डिस्कशन की है, वो है क्या, जनरेटिंग स्टेशंस, है ना। जनरेटिंग स्टेशंस के बाद अगर पावर सिस्टम की बात की जाए तो इसको तीन अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाता है। एक नंबर होता है जनरेशन, फिर होता है ट्रांसमिशन, फिर होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। जनरेशन वाला पार्ट आपने कवर कर लिया है। अब इस जो सिलेबस है, इस सिलेबस में आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कवर करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिलेबस आएगा उसमें डिस्कशन करना है आपको स्विच गियर, है ना, क्या, स्विच गियर। तो स्विच गियर क्या है, कैसे हम पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, कैसे हम पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, वही है क्या, स्विच गियर, ठीक। तो अभी हम इसकी मैपिंग देखते हैं या सिंगल लाइन डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले पावर जो जनरेट होता है वो होता है लो वोल्टेज पे। हमेशा ध्यान रखना है पावर जनरेट होता है कितने वोल्टेज पे, लो वोल्टेज पे, मतलब 11 केवी पे। ओके, अब देखो जो पावर है उसको हमने 11 केवी पे जनरेट किया। अब हमको क्योंकि उसको ट्रांसमिट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है, जैसे लाइक बिहार में जनरेट किया, हमको भेजना है कहां पे, उत्तर प्रदेश में। तो यूपी में भेजना है तो उसको हाई वोल्टेज में क्या करना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो जो जनरेटिंग स्टेशन का साइड है ट्रांसफार्मर का, उसकी वाइंडिंग्स क्या है, कम है, और नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो क्या है, कम है, और जो अपोजिट साइड है उसका, उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। दैट मीन्स ये कौन सा ट्रांसफार्मर है भैया, ध्यान से देखो कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक। तो ये 11 केवी को 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी तक क्या करता है, स्टेप अप करता है, क्योंकि उसको एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूरी तक पावर को क्या करना है, भेजना है। अब ये जो केवी है ये डिपेंड करता है कि पावर कितनी डिस्टेंस पे जाने वाला है ना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, प्राइमरी ट्रांसमिशन। ओके, अब ये पावर एक जगह पे कहीं पे रिसीव किया जाता है, ठीक। अब जब हम इस पावर को रिसीव करते हैं तो अब सिर्फ एक ही जगह पे, हमेशा ध्यान रखना है, पावर सिर्फ एक ही जगह पे स्टेप अप होता है, वो है क्या, जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन पे ही पावर स्टेप अप होगा और कहीं पे भी पावर को स्टेप अप नहीं किया जाएगा। जैसे ही पहुंचा मेरा पावर कहां पे, कहीं रिसीविंग स्टेशन पे, मान लीजिए बिहार में जनरेट किया, उत्तर प्रदेश में भेजा, उत्तर प्रदेश जैसे पावर पहुंचा वहां पे पावर को क्या किया जाएगा, स्टेप डाउन किया जाएगा, ठीक। तो आप देख सकते हो जिस साइड से पावर आ रहा है उस साइड की वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा है, और जिस साइड पावर को हमको क्या करना है, भेजना है, उधर नंबर ऑफ टर्न्स कम है। मतलब क्या किया जा रहा है, स्टेप डाउन किया जा रहा है। तो 132 को कन्वर्ट किया गया कितने में, 33 में, ठीक। अब 33 को अलग अलग सब स्टेशन को दे दिया गया, ठीक। जैसे ये है क्या, ग्रिड सब स्टेशन, ठीक। और इस ग्रिड सब स्टेशन से अलग अलग सब स्टेशन को दे दिया गया कि भैया अब तुम पावर ले लो, तुमको जहां जहां देना है वहां वहां देते रहो। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, सेकेंडरी
ट्रांसमिशन। ठीक, नेक्स्ट सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद जब पावर कहां पहुंचता है, सब स्टेशंस में। सब स्टेशन जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले ये जो काम किया, ये किया किसने, नेशनल लेवल पे काम हुआ, ये पावर ग्रिड। ठीक, हमको कंपनीज के बारे में भी जानना जरूरी है कि कैसे जो हमारे स्टेशंस हैं या हमारे जो स्टेट लेवल के पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या नेशनल लेवल के पावर ट्रांसमीटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। तो इतना जो काम होता है वो करता है नेशनल लेवल पे, लाइक मेरा पावर ग्रिड। अब पावर ग्रिड ने क्या किया कि पावर ग्रिड क्या है, नेशनल लेवल की कंपनी है, PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये क्या करती है, पावर को ट्रांसमिट करके आपके नियरेस्ट सब स्टेशन तक लेके जाती है। नियरेस्ट सब स्टेशन मतलब क्या, नियरेस्ट सब स्टेशन मेंटेन कौन करता है, आपका जो स्टेट को ओन करने का जो पावर स्टेशन है, लाइक स्टेट का अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL, या उत्तर प्रदेश डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश ट्रांसमिशन लिमिटेड। बिहार की बात करें तो बिहार स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, बिहार स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना। तो उनके अपने अपने क्या है, सब स्टेशन है। तो पावर ग्रिड उनके अपने अपने सब स्टेशन को यहाँ से क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक, तो जैसे ही उनको ट्रांसफर करता है तो उनके सब स्टेशन में उनका अपना ट्रांसफार्मर लगा होता है ना। तो उनका अपना ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उस 33 kV को 11 kV में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक, क्या करेगा, 33 kV तो उसको मिल गई, अब उसको 11 kV में क्या करेगा, कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए उसको, भैया ट्रांसफार्मर चाहिए। तो उस ट्रांसफार्मर से क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। अब वो सब स्टेशन पावर को बहुत जगह, अलग अलग जगह पे जहां जहां जैसी रिक्वायरमेंट है वहां पे भेज सकता है ना। तो सबसे पहले वो जैसे कि 11 kV पे कन्वर्ट किया, तो 11 kV का पावर लेने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लाइक कुछ इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं। तो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर मतलब क्या, जहाँ पे जस्ट लाइक दैट कहीं स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे बड़े बड़े प्लांट हैं, कहीं ग्लास का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्शन करने वाले यूनिट्स हैं, लाइक जो भी मेरे इंडस्ट्रियल हैं, वो पावर को अपने अकॉर्डिंग यूज करना चाहते हैं। जैसे लाइक उनके पास बहुत सारे अलग अलग मोटर्स होते हैं, उनके अलग अलग क्लासिफिकेशंस है। तो अब वो अपना सब स्टेशन बैठाते हैं और उस 11 kV को जैसे चाहे वैसे यूज करते हैं। तो 11 kV का पावर वो यहां से ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद ये पावर कुछ आपके घर के नियरेस्ट सब स्टेशन पे पहुंचता है। कहां पे, आपके घर के नियरेस्ट सब स्टेशन में पहुंचता है। अब वो जो नियरेस्ट सब स्टेशन है, लाइक या तो वो स्ट्रक्चर माउंटेड होंगे, मतलब जमीन पे बने होंगे, या तो वो पोल माउंटेड होंगे, है ना। अब देखो, आपके नियरेस्ट सब स्टेशन पे जब पहुंचा तो ये क्या करता है, 11 kV को 415 kV में कन्वर्ट करता है। कितने kV में, 415 kV में। तो ये आपको बहुत जगह दिख जाएगा, लाइक पोल माउंटेड भी दिख जाएगा, है ना। आपके घर के आसपास देखेंगे कि पास में कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर बैठा होगा, तो उसको बोलते हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन। 4 पोल होते हैं, उसके ऊपर एक ट्रांसफार्मर बैठा दिया जाता है और उसके बाद पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। तो ये जो प्रोसेस आया, ये क्या आया, जो पहला जहां से इंडस्ट्रियल कंज्यूमर ले रहे हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और जहां से हम लेते हैं, हम जैसे कंज्यूमर्स जो घरों में लेते हैं, वो उसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये जो पोल माउंटेड सब स्टेशन या घर के आसपास का सब स्टेशन जो पावर को कन्वर्ट करता है, वो 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। और 415 वोल्ट जो होता है वो 3 फेज 4 वायर का होता है। ठीक है, 3 फेज 4 वायर, RYB और न्यूट्रल। आप चाहे तो 3 फेज ले सकते हैं। घर में कोई छोटा मोटा प्लांट बैठा है आपने, आपको 3 फेज की पावर की जरूरत है, तो आपको चारों वायर से पावर लेना होगा, है ना। तो अगर 2 फेजेस के बीच की बात की जाए तो 2 फेजेस के बीच का जो वोल्टेज होता है वो 400 वोल्ट होता है ना। और एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच की बात की जाए तो वो होता है 230 या 220 वोल्ट। ओके, एक फेज एक न्यूट्रल की बात करेंगे तो 220 से 230 वोल्ट, और 2 फेजेस की बात करेंगे तो 400 वोल्ट। ध्यान रखना है, ठीक। तो जो भी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है 3 फेज 4 वायर के द्वारा। और सारी चीजें लाइक आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन कैसे होता है, 3 फेज 3 वायर, 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 5 वायर। तो क्या लिखोगे हमेशा, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 3 फेज 3 वायर, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 3 फेज 4 वायर। ठीक, याद रहेगा।
और यहाँ से अलग अलग कंज्यूमर्स जैसे कि हम और हमारे से और बहुत सारे लोग यहाँ से पावर ले सकते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। इसी को और अच्छे से दिखाया गया है कि कहाँ पे 3 फेज 4 वायर होता है, कैसे रेजिडेंशियल कंज्यूमर पहुंचते हैं। ये देखिए आपके घर के आसपास जो पोल पे जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है वो कैसा होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो इस SLD मतलब सिंगल लाइन डायग्राम को आप अच्छे से बनाएं अपने कॉपी पे, है ना, एक अच्छे A4 शीट पे अच्छे से बनाएं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उसी के बारे में आपको लिखा गया है कि कौन सी चीजें क्या होती हैं, है ना, जो भी लिटरेचर है वो आप यहाँ पे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया ट्रांसमिट करने के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत क्यों है ना, हाई वोल्टेज की जरूरत क्यों है। हमने जितना वोल्ट बनाया, जैसे 11 kV पे हमने बनाया तो हम उतने पे ही ट्रांसमिट कर देते, है ना, खर्चा कम लगता, ट्रांसफॉर्मर नहीं बैठाना पड़ता। तो हाई वोल्टेज की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड हाई वोल्टेज टू ट्रांसमिट द पावर, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे जवाब दोगे वो देखना है यहाँ पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज का एडवांटेज, एक नंबर पहला एडवांटेज ये है कि इट रिड्यूसेस वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल। क्या रिड्यूस करता है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल। तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या क्या चीजें हैं। पहली बात तो भैया इसका एरिया और इसकी लेंथ, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अब अगर इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात की जाए तो इसका डायमीटर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि कितना डायमीटर कंडक्टर का लिया जाए, है ना, कि वो इकोनॉमिकल हो। अब देखिए कोई भी एक इंजीनियर है तो इंजीनियर का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो इकोनॉमिक्स को ध्यान रखते हुए अपनी सारी स्ट्रेटेजी को बनाए। ठीक है, अब ये नहीं कि मान लीजिए कि कहीं पे 1 लाख रुपए में काम होने वाला है और उसने वहां पे 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ठीक, तो इससे तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट कि हमको एल्यूमिनियम का कंडक्टर यूज करना था और वी आर गोइंग टू यूज द कंडक्टर ऑफ सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, मानते हैं उसका रेजिस्टेंस कम होता है लेकिन वी कैन नॉट यूज दैट बिकॉज इट इज टू कॉस्टली, है ना। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के आगे बढ़ा जाता है। तो अगर हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज की बात करें तो ये क्या करता है, अगर हम हाई वोल्टेज देंगे तो वो कम क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी चला जाएगा, है ना, रिड्यूसेस वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल। ठीक, नेक्स्ट ट्रांसमिशन की जो एफिशिएंसी है, मतलब इनपुट आउटपुट, आपने जितना इनपुट दिया उतना ही आपको आउटपुट मिलना चाहिए। तो एफिशिएंसी क्या होती है, बेस्ट होती है, 100% होती है। तो जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होती है वो बहुत बेहतर होती है। क्योंकि अगर हम हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज देंगे तो लॉसेस का जो रिडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट ये है कि डिक्रीजेस परसेंटेज लाइन ड्रॉप, डिक्रीजेस परसेंटेज लाइन ड्रॉप, जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये सब तो आपने कह दिया लेकिन अब पूछा जाएगा कि कैसे, कैन यू प्रूव दिस, क्या आप इसे प्रूव कर सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ मैं कर सकता हूं, लेकिन कैसे कर सकता हूं, आप ये देखो। सबसे पहले बोलोगे कि आप ये बिलीव करो कि हमारे पास एक पॉलीफेज ट्रांसमिशन सिस्टम है। ठीक, बहुत सारे फेजेस हैं, 1 2 3 n-1 n तक, ओके, जिसमें हर में सब में वोल्टेज V आ रहा है और मेरा पावर फैक्टर क्या है, cos phi है। ठीक, तो करंट क्या हो जाएगी भाई, करंट क्या हो जाएगी, P = VI cos phi, पावर होता है तो I क्या हो जाएगा, I = P/V cos phi। कॉमन सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, R = L/A, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा, है ना, यही होता है ना। R = ρL/A, ρ इज द रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये सारी बातें हमको पता है। अब बात करते हैं पावर लॉस की। तो पावर लॉस क्या होता है, पावर लॉस = W एंड W = I²R। पावर लॉस यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे पावर लॉस दिया गया है पर फेज।
जितने फेज होंगे उतना मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो एक फेज का पावर लॉस कितना है, W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, दैट विल बी आई स्क्वायर मतलब क्या, P बाई वी कॉस फाई, दैट मीन्स P स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, है ना। और आर की जगह पुट कर देंगे रो एल बाई ए। क्लियर है यहां से। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। अब करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी को अगर लैम्डा से लिया जाए तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, ध्यान से बोलो, लैम्डा इज इक्वल्स टू आई बाई ए। डेंसिटी है मतलब कितनी करंट 1 मीटर स्क्वायर की एरिया से निकल रही है, वही तो मेरी करंट डेंसिटी है ना। तो डेंसिटी जो यहाँ पे लैम्डा से लिया गया है, लैम्डा इज इक्वल्स टू आई बाई ए, है ना। तो ए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई बाई लैम्डा। कोई इशू, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आई बाई लैम्डा। तो आई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, पी बाई वी कॉस फाई। तो ए इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई वी कॉस फाई लैम्डा। एनी इशू इज देयर, नो। तो देखो, अब देखो जो हमको फॉर्मूला मिला है लाइक ए इज इक्वल्स टू पी बाई वी कॉस फाई, उसको हम कहां पुट कर सकते हैं भाई, उसको हम पुट कर सकते हैं जो W का फॉर्मूला आया हमको आई स्क्वायर आर का, है ना। आई स्क्वायर आर का जो W का फॉर्मूला आया वहां पे हम पुट कर सकते हैं। तो रो एल ए की जगह पे, कहां पे, ए की जगह पे जो ए आया है हमको, सॉरी फॉर दैट, जो ए आया है हमको वहां पे हम पुट कर सकते हैं। एनी इशू। तो पुट किया तो ए की जगह पे क्या पुट हो गया भाई, P बाई वी कॉस फाई लैम्डा। और ये जब नीचे पुट करेंगे और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी कॉस फाई लैम्डा डिवाइडेड बाई P। अब देखो P से P कैंसिल, वी कॉस फाई से वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई कैंसिल, तो बचेगा क्या, वी कॉस फाई। तो ऊपर में क्या बचेगा, P रो एल लैम्डा डिवाइडेड बाई वी कॉस फाई। ये W की नई वैल्यू आ गई, है ना। अब देखो इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से भी हम देख सकते हैं और आगे भी देखेंगे कि जैसे जैसे जो W है वो क्या है, लॉस है, और V क्या है, वोल्टेज है। तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो लॉस क्या होगा, घटेगा। वोल्टेज क्या है मेरा, लॉस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो लॉस घटेगा, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं भाई। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, जिसको बोलते हैं आउटपुट बाय इनपुट, और बोल सकते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लाइन लॉस। एनी इशू। लाइन लॉस क्या है भैया, P रो एल लैम्डा, है ना, डिवाइडेड बाय वी कॉस फाई। तो उसी को यहां पे क्या कर दिया गया, पुट कर दिया गया लाइन लॉस को, P प्लस P, सॉरी P डिवाइडेड बाई P प्लस P एल लैम्डा रो डिवाइडेड बाई वी कॉस पाई। P कॉमन हो जाएगा तो P से P कट जाएगा ऊपर नीचे, है ना। अब इसी को अगर 1/1 प्लस n को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस n भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह लिख दिया गया है 1 माइनस P, सॉरी रो लैम्डा एल डिवाइडेड बाई वी कॉस पाई। यहां से फिर देख सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है फिर से वो क्या हो रही है, कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है, ठीक। तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ठीक। सॉरी, वोल्टेज अगर बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि वो माइनस में है ना। नेक्स्ट देखो, रेजिस्टेंस की बात करते हो तो रेजिस्टेंस की बात करोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ड्रॉप पर लाइन, ठीक। तो अगर आपने वोल्टेज बढ़ा दिया और इन सारी चीजों को ध्यान से रखा तो अब देखो I इज इक्वल टू क्या है, IR लिया गया है, रेजिस्टेंस ड्रॉप पर लाइन। तो ये कैसे पुट करना है, I की वैल्यू क्या आई है भाई यहाँ पे, P बाई वी कॉस फाई। क्लियर है, P बाई वी कॉस फाई। ध्यान से देखो यहाँ पे, अब देखो कि अगर ये IR वाला इक्वेशन लेके आना है हमको तो ये कैसे आएगा, यहाँ पे जो हमने A निकाला है L इज इक्वल टू क्या है, I बाई लैम्डा। तो I बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, P बाई वी कॉस फाई लैम्डा। तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे I है और R है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है भाई, P बाई वी कॉस फाई मल्टीप्लाइड बाई, अगर R की बात करें तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A, है ना। A की वैल्यू हमको क्या मिल रही है यहां से P बाई वी कॉस फाई लैम्डा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे P बाई वी कॉस फाई लैम्डा।
अब ये ऊपर चला जाएगा तो फाइनली हमको मिलेगा क्या, कुछ ऐसा इक्वेशन। ठीक, ऐसा इक्वेशन मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, p से p कैंसिल, v cos phi से v cos phi कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ कांस्टेंट टर्म, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, जो मेरा कंडक्टर का लेंथ वो भी कांस्टेंट, करंट डेंसिटी भी कांस्टेंट, है ना। तो रेजिस्टेंस ड्रॉप जो होता है, अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस ड्रॉप क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। रेजिस्टेंस ड्रॉप पर लाइन इज बिकम कांस्टेंट। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा भैया, कंडक्टर का एरिया मल्टीप्लाइड बाय उसकी लेंथ, है ना। तो एरिया क्या आई है भाई, एरिया इज इक्वल टू p बाई वी कॉस फाई लैम्डा, p बाई वी कॉस फाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई l करेंगे तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। अब अगर लैम्डा की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, लैम्डा की वैल्यू क्या आई है भाई, लैम्डा की फाइनल वैल्यू यहां से देखो, जो कि W की वैल्यू आई है, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर में W की वैल्यू भी लेके आते हैं, अगर कि लाइन का लॉस कितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वहां पे लैम्डा की वैल्यू मतलब करंट डेंसिटी की वैल्यू भी लेके आनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ लॉसेस। तो इन टर्म्स ऑफ लॉसेस हमने एक करंट डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है, तो इसको ध्यान से देखिए, कौन सी, ये वाली। यहां से अगर लैम्डा हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू वी कॉस फाई डिवाइडेड बाई पी रो एल। यहां से अगर लैम्डा निकाल लोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कॉपी में करते चले एक साथ साथ तो आपको क्लियर होते जाएगा। पॉज करिए और उसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, डब्ल्यू वी कॉस पाई डिवाइडेड बाई पी रो एल, ये रही, है ना। तो अब इस लैम्डा की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, आगे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल में। तो जब हम उसको पुट करेंगे तो रो पी रो एल वाला जो टर्म है वो ऊपर आ जाएगा, डब्ल्यू वी कॉस फाई वाला टर्म नीचे आ जाएगा, है ना। यहां पे लैम्डा पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पुट करेंगे बहुत सारी चीजें कैंसिल होंगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई भी होंगी, कुछ वैसे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, जस्ट इतनी चीजें आ रही हैं, पी स्क्वायर एल स्क्वायर रो डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए, ये किसका इक्वेशन था भाई, वॉल्यूम का। किसका, वॉल्यूम का। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, वी स्क्वायर के, ठीक है। तो आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे आपको कम वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर यूज करना पड़ेगा, है ना। क्यों, एक और रीजन है इसके पीछे, भैया वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट घटेगी, उस पावर को मेंटेन करने के लिए तो करंट घटेगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो कम लगेगा ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम लगेगा तो हमको कंडक्टर का मटेरियल का जो एरिया है या वॉल्यूम है वो कम यूज करना पड़ेगा। जैसे पहले हम 2 kg कंडक्टर यूज कर रहे थे, अब हमको 1 kg कंडक्टर यूज करना पड़ेगा। तो फाइनली ये क्या हो गया, चीप हो गया, इकोनॉमिकल हो गया। सेकंड बात, अगर हम लो वेट का कंडक्टर यूज करेंगे जिसका वेट कम है, तो हमको जो सपोर्ट देना है, ये जो पोल्स हैं उसका भी पावर कम लगेगा, ठीक है। ज्यादा स्ट्रेंथ का पोल भी नहीं लगाना पड़ेगा तो उसका भी पैसा घटा, है ना। तो ये ऐसे कैसे इसको इकोनॉमिकल बनाया जाए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इट इज ऑब्वियस फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पावर, लेंथ, करंट डेंसिटी, पावर फैक्टर, रेजिस्टिविटी, विद द इंक्रीज ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज, अगर हम ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाते हैं तो लाइन का लॉस कम होता है। डब्ल्यू की वैल्यू देख सकते हो आप, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ती है, यहाँ से आप ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी देख सकते हो। रेजिस्टेंस ड्रॉप पर लाइन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि सारे टर्म आपको क्या मिल रहे हैं, कांस्टेंट मिल रहे हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल जो रिक्वायर्ड होता है वो बहुत कम होता है, ठीक। तो ये सारी बातें हैं जो आप बता सकते हो। कोई अगर आपसे पूछे कि हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज की जरूरत क्यों है ना, इट विल बी क्लियर। आप अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन करें और अच्छे से डेरिवेशन करने की कोशिश करें। बहुत सारे टर्म यहाँ पे स्किप किए गए हैं, तो आप अच्छे से उनको एक एक करके नोट डाउन करें। ओके, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। अब जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे वैसे कि एसी ट्रांसमिशन और डीसी ट्रांसमिशन के और अलग अलग पार्ट्स क्या क्या है। ट्रांसमिशन सिस्टम को जनरली 2 पार्ट में बांटा गया है, एसी ट्रांसमिशन एंड डीसी ट्रांसमिशन। तो उसके अपने अलग अलग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। डीसी ट्रांसमिशन की बात करें तो भैया यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडक्टर का जरूरत होता है, एक पॉजिटिव के लिए एक निगेटिव के लिए, है ना। रिक्वायर्ड ओनली 2 कंडक्टर एज कंपेयर टू द 3 और 3
फॉर एसी ट्रांसमिशन 3 फेज, क्योंकि एसी ट्रांसमिशन में 3 फेज की जरूरत होती है, यहाँ पे सिर्फ 2 कंडक्टर की जरूरत होती है। डीसी में ना तो इंडक्टेंस होता है, ना तो कैपेसिटेंस होता है, ना तो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। फेज डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, आर बाई बी की जगह वाई बी आर हो गया, है ना इसमें कोई स्किन इफेक्ट होगा। आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस में कि स्किन इफेक्ट क्या है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या है, फरंटी इफेक्ट क्या है, ये अलग अलग इफेक्ट्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो इट विल बी सो क्लियर। तो यहाँ पे बस आप देख लें, उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक, कि उसके अपने अपने डिसएडवांटेज क्या हैं। एसी ट्रांसमिशन की बात करें तो हाई वोल्टेज पे पावर को हम जनरेट कर सकते हैं, मेंटेनेंस बहुत चीप होता है, इसका खर्चा कम लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें, ठीक। और बहुत सारे टर्म हैं जो अभी यहाँ पे क्लियर नहीं होंगे, जब आगे आप आगे के लेक्चर्स देखोगे, लाइक स्किन इफेक्ट क्या है ना, कैपेसिटेंस इंडक्टेंस कहाँ से आ गया यहाँ पे, ठीक। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ आगे के लेक्चर्स में क्लियर होंगी। जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है, लाइक पैरामीटर्स है, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है ना, वो सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उसको डिस्कशन पढ़ सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लेक्चर में इतना ही। और नेक्स्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं इसके बाद कि जो भी ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और उसका कुछ डेरिवेशन हमको आगे डिस्कशन करना है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब इलेक्ट्रिकल फॉर ऑल फॉर मोर वीडियोज़।